नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 का हिंदी भाषा का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों 2020 से पहले लैंग्वेज वाले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2020 के बाद थोड़ा पैटर्न बदल चुका है। अब 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2017 का पेपर है इसमें हिंदी लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्तनी मतलब कि जिस प्रकार हमारे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है उसी प्रकार हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अभ्यागत किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभ्यागत इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिक्रमण किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अतिक्रमण। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची। पर्यायवाची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भी पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे जाते हैं। देखिए उसमें पूछा गया था प्रसाद। देखिए प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, आप मौर्य वंश में पढ़ेंगे, वहाँ प्रसाद, राज प्रसाद का बहुत बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार हम राज महल कहते हैं, पहले के समय में राज प्रसाद कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विभावरी का पर्यायवाची है। देखिए विभावरी का मतलब होता है रात्रि का समय, मतलब जो तारों भरी रात होती है उसे विभावरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशी। ठीक है, इसके अलावा रात के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। देखिए एक निशा होता है, एक विभावरी, एक निशी और शर्वरी भी एक रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुरानन किसका पर्यायवाची है। देखिए नाम से आपको स्पष्ट है, आनन मतलब सर, मतलब कि जिसके 4 सर हों। तो 4 सर वाला कौन होता है, वो हमारे ब्रह्मा जी। आपने टीवी सीरियल में देखे होंगे तो उनके 4 सर होते हैं। और ब्रह्मा का एक पर्यायवाची अक्सर पूछ लिया जाता है, जो यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति। ठीक है, तो प्रजापति भी ब्रह्मा को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम है। देखिए ऋजु मतलब होता है जो सीधा सीधा हो। ठीक है, उसे ऋजु कहते हैं। और यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी देखिए, इसमें वक्र दिया गया है। वक्र मतलब क्या होता है, जो तिरछा हो। ठीक है, जो टेढ़ा हो, तो उसे कहते हैं वक्र। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम है। देखिए जंगम का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, मतलब कि जो गतिशील हो, तो उसे जंगम कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, स्थावर। स्थावर मतलब जो एक जगह पर स्थिर हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जागृति का विलोम किसे कहते हैं। देखिए जागृति का मतलब जो जगा हुआ हो, और उसका उल्टा अगर हम करें तो सुषुप्त, मतलब कि जो सोया हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सुषुप्ति। देखिए यहाँ जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संचारी भावों की संख्या। देखिए जो संचारी भाव, ये जो भाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हर क्वेश्चन रस से पूछा जाता है। यहाँ पर मैं आपको रस से संबंधित टॉपिक को एलोब्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि रस एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से 15 से 20 मिनट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं रस के और छंद के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, और रस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उस टॉपिक में आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1-2 दिन में रस से संबंधित वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसमें आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है। तो इसकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्दू है हिंदी की एक। तो जो उर्दू होती है वो हिंदी की एक शैली है। ठीक है, देखिए जो उर्दू है और जो हिंदी है, इन दोनों का विकास खड़ी बोली से हुआ है। ठीक है, हमारी जो हिंदी है पहले उसे खड़ी बोली कहा जाता था, और जब खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों का संकलन हुआ तो फिर वो उर्दू बन गई। ठीक है, तो उर्दू हिंदी की एक शैली है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रति। रति मतलब जैसे इंग्लिश में उसे कहते हैं रोमांस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसका अर्थ होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कथन किसका है। तो ये कथन है भरत मुनि का। देखिए जो रस का कॉन्सेप्ट दिया था उसे सबसे पहले जो परिभाषित किया था वो क्या था, भरत मुनि ने किया था। ठीक है, तो इसे हम रस के टॉपिक में कंप्लीट पढ़ लेंगे। अभी आप इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दृक उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नई क्यों रीति। देखिए ये बिहारी का दोहा है। ठीक है, ये भोजपुरी वाला बिहारी नहीं, बिहारी एक पहले साहित्यकार हुआ करते थे।
ठीक है। तो इसमें बिहारी जी कहते हैं कि प्रेम की एक नई रीति ऐसी चल पड़ी है कि इसमें मिलते तो नयन हैं, ठीक है, उलझते तो नयन हैं, पर कुटुंब मतलब परिवार टूट जाते हैं, ठीक है। और जो चतुर प्रेमी होते हैं उनके तो चित्त जुड़ जाते हैं, ठीक है, उनका तो मन जुड़ जाता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का अलंकार है, तो इसमें ऑप्शन सी असंगति। असंगति क्यों? कि देखिए क्योंकि एक जगह तो वो प्रेम की बात कर रहे हैं, एक जगह वो जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जगह घर टूटने की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है उत्तरानुप्रास, तो ये अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। देखिए आप अलंकार से संबंधित टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमेशा इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णव्रत या वर्णिक छंद में गण कहते हैं, तो ये है ऑप्शन बी 3 अक्षरों के समूह को, ठीक है। देखिए रस, छंद और अलंकार से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन इससे आ ही जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंदु वज्रा छंद में प्रत्येक चरण में होते हैं, तो इसमें होते हैं ऑप्शन बी 11 वर्ण, ठीक है। देखिए ये भी छंद से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए संस्कृत भाषा के ऐसा शब्द है जिनका यूज़ हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन सी अग्नि, ठीक है, अग्नि एक तत्सम शब्द है। बाकी हाथ, कर्म और धर्म, तो ये 3 तद्भव शब्द के उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुलिस है, ठीक है, ऑप्शन सी, पुलिस एक अंग्रेजी वर्ड है, तो ये एक विदेशी शब्द है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का संबंध है। देखिए जो खड़ी बोली है इसका संबंध है पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, तो लेकिन अलग अलग क्षेत्र में हिंदी के उच्चारण में थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे देश में हिंदी को विभिन्न जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो उनमें से एक जोन है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हिंदी की 5 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो उन 5 बोलियों में से एक बोली है खड़ी बोली, और बाकी 4 एक ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है और एक बांगड़ भाषा। तो ये जो 5 बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी का हिस्सा हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास को, ठीक है। देखिए ये किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग मतलब कितने अध्याय हैं? तो ये है ऑप्शन बी 69, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है, तो ये है दास्य भक्ति। दासी मतलब दास, वो क्योंकि भगवान की सेवा करते थे ना, तो दास थे, तो दास्य भक्ति का एक स्वरूप है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसे वीर गाथा काल भी कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बीएड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौम चरयू ग्रंथ के रचयिता का नाम है, तो ये है ऑप्शन सी स्वयंभू, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी अमीर खुसरो। देखिए अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए श्री हित हरिवंश, ठीक है। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। देखिए मैंने आपको लास्ट जीके वाली वीडियो में द्वैतवाद और अद्वैतवाद को अच्छे से समझाया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और बाकी जो उदाहरण है मैंने उसमें अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो ये ऑप्शन सी केशवदास, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने अध्याय हैं? तो यह ऑप्शन सी 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? तो यह है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में य और व क्या हैं? तो इन्हें कहा जाता है श्रुति मूलक व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी छ। देखिए आप बाकी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, जैसे चौ में आपको यहाँ खड़ी पाई दिख रही होगी, यहाँ जो में भी खड़ी पाई है, ठीक है, और तौ में भी इस प्रकार से खड़ी पाई है, ठीक है। तो लेकिन छ में कोई भी खड़ी पाई नहीं है,
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है त, थ, द और ध वर्ण हैं तो इन्हें कहा जाता है दंत्य वर्ण, ठीक है। देखिए जब हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो दंत मूल मतलब जहाँ पर दांत निकलते हैं ना तो वहाँ पर टच होते हैं, ठीक है, इसी कारण इन्हें दंत्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है अघोष महाप्राण व्यंजन है। देखिए इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है क्योंकि पहले मैं अघोष और महाप्राण को आपको समझा देता हूँ। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, तो जब हमारा गला कंपन करता है तो जब जो वर्ण कंपन करते हैं, जो व्यंजन कंपन करते हैं तो उन्हें कहा जाता है घोष व्यंजन, ठीक है। और जब हमारा गला कंपन नहीं करता किसी वर्ण के उच्चारण में तब उन्हें कहा जाता है अघोष, ठीक है। और महाप्राण किसे कहते हैं? देखिए जब हम कोई व्यंजन बोल रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, हम आप कोई वर्ण बोल लिए तो उसमें जब हमारे मुंह से ज़्यादा हवा बाहर निकलती है तो उसे कहा जाता है महाप्राण, और जब हमारे मुंह से कम हवा बाहर निकलती है तो उसे कहा जाता है अल्पप्राण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है विदेशी उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? जब कोई शब्द होता है तो जो शब्द के आगे से लगते हैं, ठीक है, और उस शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं तो उसे कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं और उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। यहाँ उपसर्ग पूछा है और विदेशी उपसर्ग पूछा है। देखिए जो रहम है, हम कहते हैं ना इस पर रहम कर, तो उसमें आगे से बे उपसर्ग लगा है तो बेरहम ठीक रहम का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तद्भव प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय मैंने आपको भी बताया तो मतलब पीछे से लगा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें आवट जो कि एक तद्भव प्रत्यय है, ठीक है, आवट प्रत्यय लगा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है। देखिए अगला क्वेश्चन है उनार्थक शब्द का चयन कीजिए। उनार्थक किसे कहते हैं? देखिए उनार्थक शब्द का अर्थ होता है जो छोटे रूप को दिखाता है उसे उनार्थक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंगी। कंगी क्यों होगा? देखिए जो कंगा होता है वो बड़ा होता है और जो कंगी होती है वो छोटी होती है, ठीक है, और छोटे रूप को दिखाता है उनार्थक। देखिए अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर, क्योंकि कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है और कर का मतलब किरण भी होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण का चयन कीजिए। देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब है कि ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता हो, उसकी क्वालिटी को बताता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिष्ट। हम कहते हैं आदमी, आदमी एक संज्ञा है, ठीक है, एक नाउन है, और अगर हम उसका आगे से शिष्ट लगा दें मतलब कि वो एक शिष्ट आदमी है, ठीक है, एक अच्छा आदमी है, तो वो क्या है उसकी विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पावक शब्द की रचना हुई है। देखिए जो पावक है, पावक को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा? पाउ धन अक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आदि संधि। अगला क्वेश्चन है तल्लीन शब्द की रचना हुई है। देखिए तल्लीन शब्द की रचना हुई है ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि से। देखिए तल्लीन को अगर हम तोड़ें तो बनेगा तत् धन लीन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरिराम। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंभनदास, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विगु समास द्वारा निर्मित शब्द है, तो यह ऑप्शन नंबर है नवग्रह। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके आगे से संख्या लिखी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ नवग्रह, नवग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको थोड़ा बहुत रुकना है तो अल्प विराम, और थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है तो अर्ध विराम, ठीक है, और पूरी तरह से रुकना है तो पूर्ण विराम। देखिए लागू चिन्ह किसे कहते हैं? आपने कभी डॉक्टर लिखा होगा, देखिए शॉर्ट में जब डॉक्टर लिखते हैं तो आगे से तो इस प्रकार से गोल बनाते हैं, तो इसे कहते हैं लाघव, ठीक है, जो किसी शब्द के शॉर्ट रूप को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेय दो प्रमुख भाग होते हैं, तो ये होते हैं वाक्य के। देखिए उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की, तो राम है उद्देश्य, ठीक है, और हम राम के लिए कह रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, जो उसके लिए बात की जा रही है उसे कहते हैं विधेय, ठीक है। कारकों विभक्ति की संख्या है। देखिए जो कारक होते हैं वो होते हैं 8। आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण मैं पर
और संबोधन हे अरे हो। तो इस प्रकार ये 8 कारक होते हैं और कारक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस कारक के द्वारा अलग होने का भाव पता चलता है, तो वो अपादान से पता चलता है। तो इस प्रकार से उस संबंध में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकास होता है उसे कहते हैं। देखिए, जब दो अक्षर मिलते हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल को कहते हैं हम संधि। ठीक है, और जब दो शब्द मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं हम समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये माना जाता है ऑप्शन ए चंद्र बरदाई को। देखिए, जो चंद्र बरदाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है ये पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था। देखिए, पहले हम रीतिकाल को समझ लेते हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है। एक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, फिर उसके बाद आता है भक्ति काल, जिसमें तुलसीदास, रसखान आदि हुआ करते थे, सूरदास हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में इस प्रकार की कविता लिखी गई जिसमें हम अलंकारों का प्रयोग करते थे। और रीतिकाल के बाद आया आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था। तो ये था ऑप्शन डी श्रृंगार रस। ठीक है, मैंने कहा ना अलंकार युक्त कविताएं लिखी गई रस, का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार मतलब प्रेम संबंधी कविताएं लिखी गई, अलंकार से संबंधित कविताएं लिखी गई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा के कवि हैं। तो ये थे ऑप्शन सी रीति मुक्त धारा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो ये था ऑप्शन कवि वचन सुधा। ठीक है, देखिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, और जो सरस्वती नामक पत्रिका थी ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, ये हिंदी भाषा की पहली पत्रिका है। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका। और इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया था 1826 में। ठीक है, इसे लॉन्च किया था जुगल किशोर शुक्ल ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये है ऑप्शन बी भोजपुरी। ठीक है, और देखिए अभी वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक, और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तब थी 14 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो ये है ऑप्शन सी इंशा अल्लाह खां की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये आपको आता होगा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं। देखिए, इसके लेखक हैं ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। देखिए, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में व्याख्यान दिया था। तो ये दिया था 1893 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है। देखिए, जो इसका ऑप्शन डी है सुखदा, ये शैलेश मटियानी का नहीं है। ठीक है, बाकी ये 3 शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। ठीक है, अगर मैं आपको शैलेश मटियानी के बारे में बताऊं तो इनका जन्म हुआ था हमारे बाड़ी छीना अल्मोड़ा में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1931 को। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था रमेश सिंह। ठीक है, और जो सुखदा उपन्यास है ये लिखा था जैनेन्द्र ने। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ मतलब साउथ की भाषा। तो ये है ऑप्शन सी मलयालम। देखिए, जो मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न नंबर 64 से 68 तक दिए गए शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। ठीक है, शब्द अर्थ बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अद्वितीय का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिष्ठ का अर्थ क्या है। धर्मनिष्ठ का अर्थ होता है जिसकी धर्म में निष्ठा हो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमूल्य का अर्थ क्या होता है। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए जो स्वयं पैदा हुआ हो। ठीक है, जैसे शिव को स्वयंभू कहा जाता है। देखिए, अगले 2 प्रश्नों में आपको कौन सी कहावत प्रचलित है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये प्रचलित है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें कौन सा होगा चारों में से, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको लोकोक्ति दी गई है और आपको उनका सही अर्थ बताना है। देखिए लोकोक्ति का मैं आपको सिंपल सा अर्थ बताऊं। देखिए लोक धन उक्ति मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई कहावत बहुत पॉपुलर हो जाती है तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। देखिए 72वां क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अयोग्य व्यक्ति मूल्यवान वस्तु की कदर कभी भी नहीं करता। देखिए 73वां क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आड़ से क्या। आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आड़ से क्या, पढ़े लिखे को फाड़ से क्या। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सावन हरे ना भादो सूखे। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, सदैव एक सी स्थिति में रहना। ठीक है, देखिए लोकोक्ति और मुहावरे से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस बार में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और मैं जितने भी पुराने पेपर्स में आपको लोकोक्ति और मुहावरे बताऊंगा उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। कई क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंत भला सो सब भला। जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है, तो इसका अर्थ हुआ जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। ठीक है, देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। ठीक है, देखिए मुहावरे क्या होते हैं, ये वाक्यों का एक अंश होता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। पहला मुहावरा है, आँख में धूल झोंकना। तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला मुहावरा है, ईंट से ईंट बजाना। तो इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए, नष्ट भ्रष्ट कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, आश्चर्य प्रकट करना। ठीक, अगला मुहावरा है, हवा से बातें करना। तो इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना। जिसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपके जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संपादक थे, तो ये थे विशिष्टाद्वैत के। देखिए मैंने आपको लास्ट जीके वाली वीडियो में बताया था कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद में क्या अंतर होता है। देखिए द्वैतवाद का मतलब होता है जो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, और अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, द्वैतवाद का जनक कहा जाता है माधवाचार्य को। ठीक है, और अद्वैतवाद का जो यहाँ दिया गया है अद्वैतवाद का जनक कहा जाता है शंकराचार्य को। ठीक है, बाकी और ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ द्वैताद्वैत लिखा है, तो द्वैताद्वैत के थे निम्बिकाचार्य। देखिए जो शुद्धाद्वैतवाद है इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए चिन्ह किस प्रकार से लिखते हैं। कई सारे विद्यार्थी हैं, कई लोग चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। जो चिन्ह होता है उसमें ह आधा होता है। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी नहीं है। देखिए अंधा, खंड और मंडप बिल्कुल सही है। देखिए जो पुण्य है, पुण्य इस प्रकार नहीं लिखा जाता, पुण्य लिखा जाता है इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मरुद, पवन और अनिल ये वायु के पर्यायवाची होते हैं, परंतु जो अनल होता है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर विरक्त भी अर्थ होता है, उदास भी होता है, उदासीन भी होता है, लेकिन क्रुद्ध नहीं होता। क्रुद्ध मतलब क्रोध होता है, वो तो बिल्कुल विमुख से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपकार ना मानने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी, कृतघ्न। ठीक है, और उपकार को मारने वाले के लिए कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए पीड़ा, कमर और आँख ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पेट होता है, पेट स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है, ये पुल्लिंग होता है। हम कहते हैं ना हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है बोलते हैं, पेट में दर्द हो रहा है बोलते हैं। ठीक है, तो पेट में दर्द ही होता है क्योंकि पेट पुल्लिंग है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द किस भाषा का है। तो ये है ऑप्शन सी, चीनी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा हित धन उपदेश। ठीक है, यहाँ पर अ और उ का मेल हो रहा है, और जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बनते हैं। ये कौन सी संधि होती है, गुण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है ऑप्शन सी दृष्टांत अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें होता है ऑप्शन बी चौपाई। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती है 16 मात्राएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें है ऑप्शन सी विभत्स रस। ठीक है, देखिए रस से संबंधित जो टॉपिक है मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ ये पूछ रहा है कि जब किसी शब्द से हमें उसके रियल अर्थ का पता नहीं चलता, परंतु हम उस शब्द को किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी लक्षणा। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जैसे आप सभी ने गधा सुना होगा। ठीक है, गधा एक जानवर है, लेकिन कभी कभी हम किसी इंसान को भी गधा कह देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी गधा है। ठीक है, हम वहाँ पर ये बताते हैं कि वो इंसान का जो गुण है वो गधों जैसा है, मतलब वो मूर्ख है। ठीक है, वहाँ पर हम मूर्ख के लिए उस गधे का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, गधे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लक्षणा गुण। देखिए अगला क्वेश्चन है मैं सुकुमारी नाथ बंजोगू, तुम ही उचित तो मुँह को हूँ भोगू। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी व्यंजना है। देखिए व्यंजना का मतलब होता है जब हम किसी को व्यंग कस रहे होते हैं, ठीक है, टोंटो दे रहे होते हैं, तो उससे कहते हैं व्यंजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन डी 6 भेद। 6 कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 6 होते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगले जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है जिसका पता ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं हम उपकृत। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ईश्वर पर आस्था रखने वाला, इसे कहते हैं हम ऑप्शन डी आस्तिक। अगला क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी नवजात, कहते हैं ना नवजात शिशु। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरे की उन्नति से जलन, तो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन डी ईर्ष्या। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2017 का हिंदी का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है और मैं आगे कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको अन्य वर्षों के भी पेपर सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।